अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो आज जनाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं हम, ख़ास तौर पर दोस्तों के हवाले से। दोस्तों की नाराज़गी कैसे दूर की जाए। हो जाती है थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, लेकिन अगर हमें किसी से नाराज़गी है तो हमें उनकी नाराज़गी कब ख़त्म कर देनी चाहिए, आज ये टॉपिक है हमारा। ये रिश्ते ना बहुत अनमोल होते हैं। ये हमें ज़िंदगी में उस वक्त सहारा देते हैं जब हालात हमें तोड़ देते हैं, जब हमें ये लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और उसी वक्त कोई दोस्त आकर महज एक मुलाकात से ही हमारी जो मुर्दा रूह होती है उसमें जान डाल सकता है। और जब दुनिया की किसी चीज़ में भी हमें सुकून नहीं मिलता ना, और हर तरफ हमें मायूसी दिखाई देती है, तो एक दोस्त या हमारे बहन भाई, इन रिश्तों में इतनी ताकत होती है कि इनके साथ पिया गया एक चाय का कप ही हमारी सारी थकावट दूर करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जहाँ ये रिश्ते इतने नायाब हैं वहीं ये इतने नाजुक भी होते हैं सबसे। और ये सच भी है कि किसी भी रिश्ते में जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी वो उतना ही नाजुक भी होगा। इसको ठेस भी बिल्कुल छोटी सी बात से भी लग जाएगी। आपका एक लफ्ज़, एक जुमला, एक ख़ास किस्म का लहजा कभी कभार इतना जालिम होता है कि आपके करीबी का दिल भी तोड़ सकता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अपने किसी मख़सूस ताल्लुक़ में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कोई बात या कोई मजाक सामने वाले को नाराज़ भी कर सकता है, तो हमें उससे गुरेज़ करना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो गया है, किसी भी बात पर नाराज़ हो गया है, तो आपकी गलती थी नहीं थी, मगर आपको उसकी नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ रही है। आप आसानी से पीछे नहीं हट सकते हैं। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे सारा मामला अपना समझाएं, अपना पैगाम उस तक पहुंचाएं। अगर आपने वाकई में गलती की है तो आप खामोशी से उसकी बात को सुन सकते हैं, अपने किए पे नादामत का इजहार कर सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, ताकि आपका रिश्ता वो बच सके। ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें ऊंच नीच आ जाती है, कभी आपको भी झुकना पड़ सकता है, कभी नेक्स्ट पर्सन को भी झुकना पड़ सकता है। तो इसमें कोई भी आर महसूस नहीं करनी चाहिए, कोई ईगो पे नहीं लेकर जानी चाहिए बात। ये तमाम तर रिश्ते वो हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट के हामिल, मतलब बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंस होती है इन तमाम तर रिश्तों की। और ये रिश्ते हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं, इनकी सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसलिए कभी आप झुक जाए, कभी नेक्स्ट पर्सन झुक जाए, तो इसी तरह रिश्ते मज़बूत भी होते हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जनाब के हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जो काम मुश्किल नज़र आए, हिम्मत और मेहनत करने से खुदा भी उसमें आपकी मदद करता है। और ऐसा साबित किया है पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पहले जोड़े ने अपने बाइक टूर के साथ उम्रा ऑन द बाइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। और आज की नौजवान नस्ल को बाइक पर ही 2 चक्कर लगाने पड़े ना तो वो घर वालों पर गुस्सा करने आ जाते हैं। तो ऐसे में मियाँ बीवी का 50 साल की उम्र के बाद बाइक पर इतना तवील सफ़र करना मेरे ख्याल से, और इस पे बाइक पर सफ़र करने का फ़ैसला किसी चैलेंज से कम नहीं है, जो हमारे लिए एक मुनफरिद एज़ाज़ की भी बात है। तो यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि नामुमकिन हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए आपको कोशिश, मज़बूत हिम्मत, ख़ुद पर यकीन और पुख्ता इरादे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जिसकी रोशन मिसाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। तो हमारे साथ इस वक्त वो कपल मौजूद है जिन्होंने बाइक के ऊपर उम्रे की सादत हासिल की है। मतलब यहाँ से वो सऊदी अरब पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने उम्रा जो है ना उसकी सादत हासिल की है। तो हमारे साथ अली इमरान साहब मौजूद है और उनकी मिसेज़ हैं समीना इमरान, उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को उम्रे की। तो इमरान साहब, कैसे ये आपको सफ़र का जो है ना वो ख़याल आया कि बाइक पर आप लोगों ने सफ़र करना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया इस सेगमेंट में और इसका हिस्सा बनाया। एक्चुअली हम लोग बाइकर कपल हैं जी। हम नेशनल तौर पे पाकिस्तान में काफ़ी एक्सप्लोर कर चुके हैं। 2015 से हम कपल राइड कर रहे हैं। अच्छा, वाह जी वाह। उसको राइड करते हुए हमारा 2022 में हमने
ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम भी एक इंटरनेशनल टूर करें बाइक पे इस उम्र में। तो उसके ऊपर फिर हमने काफ़ी होमवर्क किया। 2023 और 24 तक हम होमवर्क ही करते रहे। अच्छा। उन लोगों से मिले जो वहाँ जा चुके थे। सही है। तो ये था जी इनिशियल इसका एक अच्छा। जो प्रोग्राम आपने एक प्रोग्राम तश्कील दिया कि किस तरह जाना है। तो समीना साहिबा, क्या क्या मुश्किलात आई, ख़ास तौर पर इतना तवील सफ़र किया यहाँ से वहाँ तक, किस तरह चीज़ों को मैनेज किया? जब जा रहे थे तब घर वालों ने रोका होगा या रिश्तेदार थे उन्होंने कहा होगा इतना तवील सफ़र है कैसे आप दोनों करेंगे, वो भी बाइक के ऊपर? वो कहते थे आप पागल हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे जो इनवाइट किया, मधु किया, आप सारी टीम का बहुत शुक्रिया। वो स्पेशली मेरे बच्चे तो कहते थे आप लोग पागल हैं। मतलब जाना है तो बाहर जाएं, अच्छा। करके आए। हाँ। मैंने उनसे कहा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ से जो है वो जाते हैं, उतरते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो जो चीज़ एक अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मेरे रास्ते में आप मुश्किलात उठाएंगे तो आपको जो है वो मेरी कुर्बत नसीब होगी, आपको मेरा जो है वो दीन प्यारा लगेगा, आपको इस रास्ते में आना अच्छा लगेगा। तो हम दोनों यही प्लान कर रहे थे डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि देखें एक फ़ीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जैक्टली मेल के निस्बत। तो ये मुझे कहते थे कि क्या होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। हाँ। क्योंकि एक ये होती है पार्टनरशिप। यही आपको मोटिवेट करती है, जब आप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं ना कि हो जाएगा, हम दोनों हैं तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने इनसे यही कहा था, मैंने कहा देखें अगर ये हमारी किस्मत में है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा। और रास्ते में जहाँ मुश्किलात हैं, तो जहाँ मोहब्बत हो वहाँ मुश्किलात नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके ऊपर एक चीज़ जो है वो ज़्यादा आपके दिल में होगी कि अल्लाह की मोहब्बत। जब ये चीज़ हमारे दिल में थी तो हमें वो मुश्किलात लगी ही नहीं। अच्छा। स्पेशली एक फीमेल, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे लगा इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा। क्योंकि देखिए मेरा बर्डन भी बेयर कर रहे हैं, obviously। सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है, तो मैं सिर्फ एक इनकी ताकत थी। तो बहुत जगह ऐसा हुआ कि मुझे खुद भी ऐसा फील हुआ कि नहीं बहुत कुछ ये डेंजरस है। मतलब ये हुआ दरमियान में सफ़र के दौरान ये हुआ कि शायद हमें नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। अच्छा, ये फील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों से हम मिले स्पेशली इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा। कि मतलब रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, बस उन्होंने शायद हम लोगों की हिम्मत बरकरार रखने के लिए हमें कि भी हम अपनी हिम्मत ना छोड़ दें, उन्होंने हमें इतना बताया नहीं। लेकिन जब हमने ईरान में फेस किया एक सैंडस्टॉर्म, हैवी सैंडस्टॉर्म, अच्छा, आप सिर्फ उसको एक इमेजिन कर सकती हैं, लेकिन हम लोग उसमें थे और बहुत प्रॉब्लम्स में आ गए। इवन देन आप ये देखेंगे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स जो लोडेड हैं वो एक साइड को चल रहे थे, वो इतना हैवी था। तो 4x4 और ये गाड़ियाँ तो बस इधर उधर हो रही थी। तो फिर बाइक की क्या सूरत-ए-हाल? बाइक एक साइड को चल रही थी। अच्छा। बाइक 2 दफ़ा मैंने रोड साइड पे पार्क किया, दोनों दफ़ा गिर गई, खड़ी हुई। अच्छा, चल ही नहीं रही वो थी। सैंडस्टॉर्म वहाँ पे फिर हमें गाड़ी वाले ने, हमें ईरानियन एक ड्राइवर था, वो कैरी वैन थी, उसने हमें फिर वहाँ तक छोड़ा आगे सिटी तक। अच्छा। क्योंकि बाइक रेत की वजह से बंद हो गई थी, उसके कार्बोरेटर में और उसमें रेत चली गई थी। तो वहाँ जाके मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ। अच्छा। लेकिन इसकी हिम्मत वाकई लाजवाब है, ये सही कह रही है। इसने मुझे कहा कि नहीं वी विल डू, इंशाल्लाह ये हम करेंगे। तो इमरान साहब किन किन ममालिक से होकर आप लोग वहाँ पर पहुँचे, सऊदीया पहुँचे? जी, हमारा रूट था जी लाहौर से हम चले हैं, कोयटा के रास्ते ईरान गए हैं। अच्छा। ईरान बॉर्डर को हमने क्रॉस किया है, तो ईरान में दाखिल होके फिर ईरान से हम यूएई गए हैं। अच्छा। ईरान से यूएई के दरमियान में रोड नहीं है, वहाँ पे सी फेरी के ज़रिए जाते हैं। तो वो फेरी के अंदर फिर बाइक भी हम भी होके हम शारजा की पोर्ट के ऊपर हमने लैंड किया है। अच्छा। वहाँ से शारजा से फिर हम होके तो हम आगे सऊदी अरब बाई रोड गए। तो ये तकरीबन कोई 6290 किलोमीटर बनता है जी। अच्छा। ऑन रोड जो लाहौर से चल के ये हमने बाइक चलाई है मदीना तक। अच्छा, मदीना तक। तो इमरान साहब पाकिस्तान में भी हर जगह आप दोनों बाइक पे ही गए हैं? जी बिल्कुल, हमने पाकिस्तान में भी ऐसी जगह एक्सप्लोर की हैं जो कि बहुत टफ डेस्टिनेशन मानी जाती हैं। अच्छा। हमने बाइक पे की हैं। लाइक उसमें मैं 1-2 जिक्र करता हूँ। उसमें शंदूर टॉप है, हमने 2017 में हमने 150 बाइक पे किया है। अच्छा। डबल पे, और ये बहुत मुश्किल डेस्टिनेशन है, जो बाइकर हैं या टूरिस्ट हैं वो जानते हैं। उसके बाद मिनी मर्ग हमने किया है इसी बाइक पे 150 पे।
2018 में फिर मैंने ये बाइक अपग्रेड की है, 250 सीसी की है, अच्छा। 150 से। ओके। फिर उसके अलावा हमने कश्मीर में बड़ी डेस्टिनेशन की हैं, जैसे कि छम वाटरफॉल है, उसका रास्ता ही देख के आम बंदा डर जाता है, तो मैंने डबल पे इसको आधे से ज़्यादा रास्ते पे ले गया था। अच्छा। हाँ जी, तो इस तरह बड़ी सारी 3 किलोमीटर हमारा रह गया था। हाँ। तो फिर उसके बाद वहाँ पे यही था हाँ कि काफ़ी सारे स्टोन्स थे बड़े बड़े, तो उन्होंने हमें कहा कि आगे बंद है रास्ता। तो फिर हमने कहा चलें, बस हम जरा छुपे हुए हैं, हम सामने फर्स्ट टाइम आए हैं आ आपकी गए वजह से। हैं। देखिए हाँ। बस आज आपका लिखा हुआ था कि आपने सामने आना है, दुनिया के सामने आना है, तो हमने आपको मधु किया और आप आगे माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। आप जी, दोनों बहुत एक मियाँ बीवी के लिए ना, खासतौर पे इस रिश्ते के लिए एक मिसाल आप लोग कायम कर रहे हैं कि जब मियाँ बीवी कुछ ठान लेते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप दोनों आए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये वो पाकिस्तानी कपल है जिन्होंने खास तौर पर बाइक राइड के ऊपर जाके पाकिस्तान से सऊदीया तक पहुंचे हैं, मदीना तक पहुंचे, वहाँ पर जाके उन्होंने उम्रा परफॉर्म किया है। तो उनसे हमने आपकी मुलाकात कराई है। जनाब, पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से मौसम गर्मा की जो गर्मी है ख़ास तौर पर वो पूरी आबोताब से जारी है, और जिसके बाइस इंसान तो इंसान चरिंद परिंद भी निढाल हो जाते हैं। परिंदे हो या फिर जानवर हो, सख्त गर्मी के बाइस हलकान और परेशान और पनाह की तलाश में वो मगन नज़र आते हैं। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि इस तपती हुई गर्मी में जानवरों और परिंदों का भी हम ख्याल रखें। जिस तरह मौसम गर्मा शुरू होने से कबल ही बतौर इंसान हम अपने लिए कुछ हिफाजती तदाबीर हैं वो तलाश करने में सरगर्म हो जाते हैं ना, इसी तरह इन चरिंद परिंद की हिफाजत से मुतल्लिक भी आगाह हों, और ना सिर्फ आगाह हों बल्कि इनका ख्याल भी रखा जाए। घरों में पाले गए पालतू जानवर ही नहीं बल्कि उन जानवरों और परिंदों का भी ख्याल रखा जाए जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल का हिस्सा हैं। ताहम अब सवाल यह है कि इस गर्म मौसम में इन जानवरों, इन चरिंद परिंद का ख्याल कैसे रखा जाए, कैसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, और ख़ास तौर पर आगे जिस तरह मौसम की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, तो इसमें हमने क्या क्या इक़दामात उठाने हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विज़िटिंग प्रोफेसर भी हैं जंग कैंपस में, सुवैस उसका नाम है, और साथ ही साथ एनिमल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी रिसर्च है, स्पेशली इन एनिमल्स एंड पेट। तो डॉक्टर सैयद सलीम अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है आज के इस सेगमेंट में। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डॉक्टर साहब, जहाँ पे इस गर्मी से परेशान है इंसान, वहीं पे बाकी भी अल्लाह पाक की जो मखलूक़ात है, ख़ास तौर पर चरिंद परिंद, वो भी बड़े निढाल हमें नज़र आते हैं। तो इस गर्मी से बचाने के लिए उनके हवाले से हमें क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये इस दुनिया ग्रुप का शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, स्पेशली क्योंकि ये बहुत बेहतरीन टाइम है, क्योंकि गर्मी आने वाली है और गर्मियाँ तकरीबन शुरू हो चुकी हुई हैं। तो बहैसियत वेटरेरियन, और मेरी तो मैं 40 साल से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि गर्मियों में जानवर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनको, स्पेशली जो पालतू जानवर है। तो स्टार्ट करने से पहले आपके सवाल के कि ये जो जितने भी पालतू जानवर जो जैसे आप पालते हैं, उसमें मालिक के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनकी केयर करना, ये सर्दी और गर्मी बहुत दोनों में बहुत ज़्यादा उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लास्ट ईयर मुझे पता है कि जिस तरह जिन कुत्तों की बात करें, जर्मन शेफर्ड की, तो बड़े कुत्ते इसके मरे हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। तो इस वक्त जो मैं उनको गाइड ये करना चाहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जानवर पालें, अदरवाइज ना पालें, वरना ये बहुत बड़ा एक गुनाह भी है और जुर्म भी है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, स्पेशली इसमें मैं कुछ ऐसे ब्रीड्स की, अगर मैं, क्योंकि पालतू जानवर में बहुत बड़ी वैरायटी है, इसमें कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं और बर्ड्स भी हैं। तो एक ज़माने में कुत्ते तो बहुत रखा करते थे लोग, लेकिन अब फाइनेंशियली भी कोई और वजह भी है, ना रखने जगह की तंगी की वजह से अब लोग कैट्स पे शिफ्ट हो गए हैं, बर्ड्स पे शिफ्ट हो गए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डॉग्स में आती है, क्योंकि डॉग्स आमतौर पे आउटडोर रखे जाते हैं। हाँ जी। तो जो इनडोर डॉग है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटडोर डॉग के लिए बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली जब आप रखते हैं तो आप तो खुद अंदर कमरे में बैठे होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता कितनी गर्मी है। तो स्पेशली जब 80 डिग्री या 30 डिग्री से अबव टेम्परेचर हो जाए, जैसा अब आजकल हो गया हुआ है, तो ये इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक में होता ये है कि जो मतलब आप गर्मी में ज़्यादा देर बैठे रहे जानवर, तो कुछ होते हैं डॉग्स जो हैवी कोटेड होते हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं,
तो आप समझ लें कि उन्होंने एक स्वेटर पहन के बैठे हुए, अच्छा, तो क्योंकि ऊन ही है ना, ऊन है, जो सारे, हाँ। तो एक तो ये है कि उनको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर शेड हो, जहाँ पर आपको कूलर शूलर का इंतजाम हो। अच्छा। और कुछ ब्रीड है, स्पेशली सेंट बर्नार्ड है, हस्की है, ये तो गर्मी में नहीं रह ये तो सकते। गर्मी, ये तो ठंडे इलाके ये तो के बर्फानी जानवर इलाके हैं, के हैं। एग्जैक्टली तो बर्फीले आप जानवर हैं। उनको ना आप स्पेशली उनके लिए या एसी का प्रोवाइड करें, या कम से कम कूलर भी ऐसा हो जहाँ पर जिसमें आपकी क्रॉस वेंटिलेशन हो। हाँ। ये ना हो कि बंद कमरे में कूलर आते हो और अंदर ह्यूमिडिटी। हमारा सबसे बड़ा यही तो डॉक्टर साहब मसला है कि हम ऐसे जानवर ले आते हैं, खासतौर पर पालतू जानवर, कि जो किसी और माहौल के कह लें कि आदी होते हैं, तो हम यहाँ पर उनको अपनी गर्मी में ले आते हैं, बिल्कुल सिर्फ फैंसी वो करने के लिए ना, मतलब वो थोड़े से फैंसी होते हैं वो वाले जानवर। फैंसी से ज्यादा ये थोड़ा सा ये स्टेटस सिंबल बन जाता है। हाँ एग्जैक्टली, कि हमने फला कुत्ता, फला बिल्ली रखी है, फला जो हमने परिंदा रखा है, लेकिन उन्होंने किस तरह एडजस्ट करना है हमारे माहौल के साथ, ये हमें पता नहीं होता। क्योंकि स्पेशली जो कुत्ते, जो डॉग्स या जो भी बर्ड्स होते हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। Exactly, क्योंकि हाँ। एकदम टेम्परेचर चेंज होता है। जो यहाँ के पले होते हैं वो कंपैरेटिवली वो फिर भी बेहतर होते हैं। इसी तरह बर्ड्स की मैं बात करूँ, बर्ड्स में भी यही होता है कि अगर आप बर्ड्स, क्योंकि उनका टेम्परेचर अंडर बॉडी टेम्परेचर ही 102 से 109 तक होता है, तो वो रेजिस्ट कर जाते हैं। Okay. लेकिन उनके लिए भी गर्मी है। और स्पेशली जो आप देखते हैं जब आप ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर कूलिंग नहीं है, तो वो भी जानवर जो है को हीट स्ट्रोक अफेक्ट होता है। तो बहुत से ऐसे भी जानवर हैं, ख़ास तौर पर डॉग्स के हवाले से उनकी एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है। रिसेंटली हमारा भी एक डॉग था, उसका लिवर फेल हो गया था। जी बिल्कुल। तो ये किस वजह से होता है? बेसिकली जब देखें ना, जब आपके बॉडी टेम्परेचर जब बहुत हाई होता है, तो आपका सारा इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब होता है। और ये लिवर का सबसे बड़ा मेन रोल होता है। जितना भी ब्लड जाता है वो थ्रू लिवर से ही आगे जाके डिटॉक्सीफाई वगैरह होता है। तो जब वो इतना हाई टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली जितने भी आपके ऑर्गन हैं, एक बार इवन किडनी फेलियर हो जाता है। Oh my God. तो ये चीज़ें सारी बहुत, इसलिए मैंने बताया अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ ले, सबसे पहला तो आप उसको प्रॉपर आप उसकी केयर करें। उसका तो लिवर इतना डैमेज हो गया था डॉक्टर साहब कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। हाँ, उसने खाना पीना छोड़ दिया, वो इतना ज़्यादा वीक हो गया कि अनफॉर्चुनेटली फिर उसकी डेथ हो वॉमिटिंग भी किसने बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये सारे साइंस आते हैं इसमें। तो अब इसमें अगर प्रॉपर तरीके से उसको ड्रिप शिप लगाएं, सबसे पहले जो हमारा काम होता है, हमारे पास सबसे पहले जो प्रैक्टिस करते हैं हम रीहाइड्रेट करते हैं उसको। अच्छा। सबसे पहले आप जानवर कुछ भी ना करें, आप सिर्फ रीहाइड्रेट कर दें और आपको कूलिंग पैड वगैरह रखें, उसके अंदर ठंडे पानी मारें और आइसक्रीम वगैरह खिलाएं या इवन क्यूब, बर्फ़ की क्यूब वगैरह वो दें, तो आपका बॉडी टेम्परेचर सबसे पहले नीचे गिरना चाहिए। अच्छा। अगर नीचे नहीं गिरेगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन होती हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे और फिर खुदा ना खास्ता आपका जानवर जो है वो मर भी सकता है। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जैसे इंसानों के साथ होती हैं, सेम वही सिस्टम है, सेम वही चीज़ें हैं, सारे ऑर्गन्स हैं जो उनके भी ख़राब हो सकते हैं अगर आप उनको अच्छे तरीके से डायग्नोज नहीं करेंगे सबसे पहले और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे। इनमें भी तो नीम हकीम खतरा जान है ना, जैसे इंसानों में है वैसे ही जानवरों में भी है। बहुत ज़्यादा है। हमारे ये इंसानों में तो मैंने अजीब सी कैफियत होती है। हाँ कि मैंने भी 2-3 हफ्ते पहले मैं एक जगह गया, गरीब आदमी था, उसको बुखार था, तो उसकी मिसेज जो है ना वो उसके सर पे गर्म तेल लगा रही थी। ओह माय गॉड। मतलब ये हालत है हमारे लोगों की एजुकेशन की। तो इसलिए एजुकेट करना, और ये बहुत अच्छा अपने प्रोग्राम की वजह से बहुत अच्छी लोगों को एजुकेशन मिल रही है। बेसिक मकसद तो यही है हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़ासतौर पर ये तो चले हमने घर में बात कर दिया है ना कि घर वाले जानवर हैं, अब जैसे जू में भी जानवर होते हैं, एनिमल्स हैं वहाँ पर, उनका भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जी, उन्होंने तो बड़ा अच्छा ये जो नया हमारा जो जू बना है बहुत अच्छा इंतजाम किया है। पानी वगैरह शावरिंग होती है, बड़ा अच्छा इंतजाम करते हैं। स्पेशली वो डाइट का बहुत एहतियात रखते हैं। तो आजकल अल्लाह का शुक्र है, अवेयरनेस है जो हमारे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में, इस तरह जू में आप वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी चेकिंग करते हैं। तो ये हमारे, और हमारी शेल्टर बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप घर पे सायादार जगह पानी का टब हाँ। रखें, स्पेशली जो बर्ड्स हैं, ताकि वो उसमें अपने शावरिंग खुद ही कर सकें। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब हमें ये तो पता है कि वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है पेट्स की, तो कितनी देर बाद हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए अपनी पेट्स जी, इसमें डॉग और कैट्स की मैं बात करूँ, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारा सबसे पहले जो हमारा फोकस होता है, अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबसे पहले हम उनको फोकस करते हैं कि वैक्सीन ज़रूर करें, क्योंकि वैक्सीन होती है तो उससे इम्यूनिटी मतलब बनी होती है। तो फिर अगर खुदा ना खासा अटैक हो भी तो माइल्ड सा अटैक होता है जो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन जो है, कुछ डॉग्स की मैं कैट्स की बात करूँ तो इससे वैक्सीन जो है अवेलेबल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और इस पर आपको थोड़ा सा खर्चा इनिशियल ज़रूर कॉस्ट आती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसका जो बहुत बेनिफिट है। स्पेशली जब आप देखें ये 2 महीने, बेसिकली 1.5 महीने से बाद
इसको सबसे पहले हम पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं, उसके बाद तकरीबन 2 महीने 2.25 महीने के बाद इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है। एक पूरा शेड्यूल होता है, तो वो शेड्यूल आप करवा लें, सिर्फ 2 दफ़ा लाना पड़ेगा और फिर साल की इम्यूनिटी बन जाती है। तो ये बहुत इम्यूनिटी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, एक डॉग की और कैट्स की दोनों की, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए और तमाम तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं उनसे बचाने के लिए उनकी वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इस टॉपिक के ऊपर बात की है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, उर्दू ज़ुबान की एक मशहूर ज़रबुल मिसाल है नीम हकीम ख़तरा जान। शायद ये आज के दौर के लिए ही किसी ने कही थी, क्योंकि आज का नीम हकीम जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर टोटकों की भरमार आपको मिलती है। हर दूसरा शख्स आवाम को कमाल हो गया, जादू हो गया की टैग लाइन से बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ होता है और खैर से खूब पैसे भी कमाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरों की सेहत का कबाड़ा कर दिया जाता है। वैसे एक ज़िम्मेदार शहरी के लिए ना आज के दौर में मीडिया लिटरेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बनता जा रहा है, ताकि वो एटलीस्ट सोशल मीडिया पर हर सुनी कही बात को सच मानने की बजाय उस पर ज़रा तहकीक भी कर ले तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी वाले से बात करने जा रहे हैं कि मेडिकल रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि हमारी हर एक की जो जिस्मानी साख्त है ना वो डिफरेंट होती है, सबके फंक्शंस, आपकी बॉडी टाइप वो डिफरेंट होती है। तो सोशल मीडिया पे जो भी आपको चीज़ मिल रही होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि जनाब वो बिल्कुल ही ठीक हो। उसके लिए आपको किसी से कंसल्ट करना, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर ही आज हमने बात करनी है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ईशल साकिब मौजूद हैं और ईशल से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हर दफ़ा मैं आपको ईशाल बोल देती हूँ, वो ईशाल और ईशल एक ही उसमें आता है ना, तो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी होता है। तो ईशल कैसी है आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, आजकल सोशल मीडिया भी डॉक्टर बना हुआ है, जैसे गूगल डॉक्टर है, अब सोशल मीडिया पर भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हर कोई हमें ना बता रहा होता है आप ये कर लें, आप ये कर लें। कुछ प्रोग्राम्स में भी बैठ के बहुत से लोग जो है बता रहे होते हैं। तो ये हर चीज़ जो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा ओपनली बताई जा रही है, ठीक है आप बता सकते हैं, शायद आपके ऊपर जो चीज़ वर्कआउट किया है उसने वो हमारे ऊपर ना करे, तो आप इतना भी ओपनली नहीं बताना चाहिए आपको कि उससे किसी को नुकसान भी तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे जहाँ बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, वहाँ एक बहुत ज़्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। बहुत सारे इस तरह के लोग जिनका शायद वो रेलिवेंट फील्ड भी ना हो, जिस तरह अब बहुत सारी मॉडल्स या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको डाइट की इन्फॉर्मेशन देते नजर आएंगे। बहुत सारे लोग आपको मेडिसिन की गाइडलाइंस देंगे कि ये मेडिसिन ले, वेयरएज़ वो डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग स्टाइल एक्सपर्ट्स बनते हैं, मतलब अपनी तरफ से ही अपनी उनके कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन कर ली हैं कि हम शायद इस पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वेयरएज़ वो बहुत डेंजरस भी हो सकती हैं एट टाइम्स। क्योंकि अब एक बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी लास्ट डेज में एक डाइट, जिसमें एक फेमस सेलिब्रिटी है फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। उन्होंने कहा, वो क्रिकेटर भी रह चुकी है, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ और उन्होंने कहा सबको, उन्होंने मीडिया में मीटिंग कॉल किया, नहीं सेट के एक पर्टिकुलर डाइट है जिसमें जो है ना आप उससे कैंसर को कॉम्बैट कर सकते हैं, जिसने सारी ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक वॉर वो क्रिएट हो गई। उन्होंने सबने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, कुछ लोगों ने बिलीव भी किया और उसको बहुत ज़्यादा शेयर किया गया, बहुत ज़्यादा उसको फॉलो किया गया। देन ऑब्वियसली फिर कंट्री ने और इंस्टाग्राम ने और उन सब ने एक दफ़ा एक पैनल बिठाया और सबको गाइड किया गया कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अगर इसने उन पे इम्पैक्ट अच्छा आया है, इस चीज़ का उन पे आया है पर्टिकुलरली, तो लाजमी नहीं है सब पे आए। और सिर्फ उसका इम्पैक्ट नहीं था, उनकी मेडिकेशन, ऑब्वियसली उन्हें कीमोस लगती थी, उन्हें बाकी सारा ट्रीटमेंट हो रहा था उनका कैंसर का। तो उसमें ये कि अगर हम कितनी देखें डिस्टॉर्टिंग फैक्ट है, कितने डिस्टॉर्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई कैंसर पेशेंट देख रहा है और फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मुल्क में बहुत गुर्बत है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो सोचे कि हाँ ठीक है, अगर वो ठीक हुए तो मैं भी ये डाइट फॉलो करके मैं भी अपना जो है ना कैंसर को कॉम्बैट कर सकता हूँ, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। कितना डेंजरस हो सकता है अगर आपके अभी इतनी एडवांस स्टेज पे नहीं है, तो सोचें स्टेज कितनी एडवांस हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो सोशल मीडिया पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत हार्मफुल हो सकती है।
है। तो ये तो एक एग्जांपल है एक इस तरह की, example, और ये भी वो multiple। वाली एग्जांपल है जो कि पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, देन बहुत से एक्ट्रेसेस भी आके सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर किसी प्रोग्राम में बैठ के वो बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है। रिसेंटली आपने भी सुना, मैंने भी सुना है, बहुत मशहूर मॉर्निंग शो है जहाँ पर बैठ के हमारी एक्ट्रेस हैं, ड्रामाज में भी आती हैं, वो अभी भी काम कर रही हैं। तो उनका ये कहना था कि आप ख़ास तौर पर ब्रेड के बारे में, बाकी चीज़ें भी उन्होंने बोला था, मैं मुझे ये बताइए कि कहती हैं कि आपको ब्रेड जो है ना वो बाहर नहीं रखनी चाहिए अगर आप खा रहे हैं, ख़ास तौर पर आप फ्रिज में भी ना रखें, बिकॉज उसका मॉइस्चर जो है ना वो इवेपोरेट हो जाता है और वो सही नहीं रहती है। तो आप उसको फ्रीज कर लें, उसका मॉइस्चर और उसका जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो इंटैक्ट रहता है। जितनी आपने खानी है आप रोज़ उसका एक स्लाइस निकाल के खाएं, उसको गर्म करें और वो फ्रेश हो जाएगी और आप उसको 1 महीने तक फ्रीज करके चला सकते हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, जो भी चीज़ आप फ्रीज करेंगे ना उसमें बेसिकली मॉइस्चर लॉक तो होता है, हाँ। उसकी शेल्फ लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है, आप निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर इंटरव्यू जिसकी आप बात कर रही हैं उसमें उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी थी। शी सेड कि आप जब खाना फ्रीज करते हैं ना, हाँ। तो उसकी कैलोरीज आधी रह जाती हैं। हाँ। तो अगर आपने डाइट करनी है तो आप फ्रोजन खाना निकाल के खाएं। एंड देन शी पर्टिकुलरली सेड दिस लाइन दैट वी आर गुड विद फ्रोजन पराठास एंड फ्रोजन नगेट्स एंड एवरीथिंग, हाँ जी। विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। अच्छा। हाँ, कुछ फूड्स में होता है, जिस तरह स्टार्च जो होती है, जिस तरह के पोटैटो में होती है या फिर आप वीट में होती है, जो या starch का चावलों में भी तो content, होती है ना, चावलों में हाँ। होती है, उसका सर्टन लेवल, क्योंकि स्टार्च जो है ना वो जब आप फ्रीज करते हैं तो उसकी कुछ क्वांटिटी इस तरह की हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है उस स्टार्च में, जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती और वो फ्लश आउट कर देती है। कैलोरी का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, अच्छा। लेकिन आधा नहीं होता। लेकिन वो तो कहती सारे जितनी भी चीजें नहीं। हैं आप उनको फ्रिज में रख दें और उनका जो है ना वो कैलोरीज हाफ हो जाएंगी और हाफ हो फिर जाए। आप उसको खाएं। बिल्कुल ऐसे ही, वेराइज बहुत रॉन्ग अप्रोच है। जितना फ्रेश फूड में फूड्स में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उतने आपको फ्रोजन में इंटैक्ट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं रहती। अच्छा। और हम यही रिकमेंड किया करते हैं कि फ्रेश फूड आप लें। अगर इस तरह की अप्रोच थी तो फिर तो बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत पहले बता चुके होते कि आप रोटी भी फ्रोज़न खाएं, आप सब कुछ फ्रोज़न खाएं। वेराज मना किया जाता है, फ्रेश फूड को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप डेली बेसिस पे बनाएं। अगर नहीं कर सकते तो 1 वीक की एटलीस्ट मील प्रेप करें, लेकिन उसमें फ्रोज़न होने से उसका कैलोरी कंटेंट का बहुत कम होता है। अच्छा। लेकिन हर फूड में भी नहीं होता। तो वो एक बड़ा डिस्टॉर्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है फ्रीज कर लें खाना तो आप डाइट कर लें, जितना मर्जी खा लें, वेराज ये बिल्कुल गलत है। और वो बता रही थी रिसर्च भी उन्होंने नहीं की, उनकी डॉटर ने गूगल पे रिसर्च की, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो गूगल पे भी अगर आप सर्च करें तो गूगल ऑल्सो क्लियरली स्टेट्स कि वेराज गूगल का इन्फॉर्मेशन इतना करेक्ट नहीं होता, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन दैट क्लियरली स्टेट्स कि चंद फूड्स जो है ना वो हो जाते हैं, उसमें भी बहुत कम कैलोरी का कंटेंट। तो उसमें ये कि आप हर फूड को नहीं कर सकते, और सेकेंडली इतना कम होता है कि वो शायद आपको इतना खास कोई फर्क आए ना आपके मील में। और एक और भी स्टेटमेंट आई थी कि टमाटोस उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा खिलाती थी और उसकी वजह से मेरी हाइट बहुत ज़्यादा हाइट हो गई। तो वाकई ऐसा है, टमाटर में ऐसा है कि आपकी हाइट इंक्रीज कर देता हो? नहीं, बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे भी इस चीज़ से बहुत अनॉय हुए होंगे क्योंकि देखिए हम ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस होती है हमारी मदर्स, बहुत सारी मदर्स तो अपने बच्चों को टमाटर खिलाने शुरू कर दिए होंगे। आप सोचें कि स्कूल जाने से पहले एक नॉजियस कंडीशन में एक बच्चा है जिसको टमाटर खिलाया गया फ्रेशली, जिसको नहीं भी पसंद, और वो अब सोचे कितना मुश्किल है कि मदर्स ऑब्वियसली ट्राई करती कितनी मार खाई होगी आजकल। ऐसे ही है। तो टमाटर से कुछ नहीं होता, ना ही अकेले अंडे से होता है। एक ने ये भी कहा था कि मैं अंडा डेली खाती थी तो मैं लंबी होगी। लंबे होने से अंडे या टमाटर का ताल्लुक नहीं है, उसमें आपकी ओवरऑल एक तो जेनेटिक मेकअप, अगर आपकी फैमिली में कोई लंबा है आपकी हाइट की ग्रोथ तभी होगी। अगर आपकी जेनेटिक फैक्टर है ये, इस तरह नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग नहीं खाते लेकिन आप देखेंगे बहुत पतले होंगे लेकिन बहुत लंबे होंगे। तो इसमें जेनेटिक जीन्स का बहुत मेजर रोल होता है, जीन्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और सेकेंडली हमारी बैलेंस्ड डाइट। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि हम क्या करें कि जिस तरह लोग क्या करते हैं पाउडर्स बना के देने लग जाते हैं, कहते हैं इसमें कैल्शियम रिच पाउडर्स हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन भी प्रमोट की जाती हैं। वेराज इस तरह नहीं, अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो उसमें हर तरह की चीज़, हर तरह का फूड ग्रुप आता है। वो फूड ग्रुप्स लेके ही आपकी न्यूट्रिएंट्स
प्रॉपर मिलेंगे और आपका और जो है आपका हाइट जो की हाइट ग्रोथ है होगी। वो ज़्यादा होगी। नहीं तो ये चीज़ें सारी ईशल पता होती है, बहुत सी बड़ी रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट भी हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही होती हैं, जो वीडियोस बना के अपलोड करती हैं, जो कह रही होती हैं जी 45 डेज़ में आपका 10 से 15 किलो वज़न जो है ना वो गिर जाएगा, एक हफ्ते में आपका 5 से 6 किलो वज़न गिर जाएगा, ये डाइट करें वो डाइट करें। बड़ी अच्छी अच्छी न्यूट्रिशंस भी हैं जो कि ये सारा कुछ बोल रही होती हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अच्छा, ये एक चीज़, ये फैक्ट है, जब तक आप किसी वीडियो के थंबनेल पे ये नहीं लिखेंगे कि रिड्यूस 10 kgs इन 10 डेज, लोग नहीं देखेंगे। अगर आप ये लिखेंगे रिड्यूस 1 kg इन 1 वीक, तो लोग कहेंगे ये तो अच्छा डाइट प्लान नहीं है। अगर आप थंबनेल चेंज कर देते हैं ना, तो लोगों को ज़्यादा कैची लगता है। इसमें लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको अवेयर करना चाहिए कि आपका वेट लॉस अगर मतलब 1 पाउंड टू 1 kg तक अगर वेट लॉस है तो वो हेल्दी वेट लॉस है, वो ही एक हफ्ते में होना चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में 1 किलो ही कम कर पा रहे हैं, क्लियरली मींस आपकी बॉडी नॉर्मल है, उसका मतलब ये नहीं आपको पानी भी लग रहा है। तो आप सस्टेनेबल यही है कि आहिस्ता आहिस्ता अपना वजन कम करें। जो इस तरह बताती हैं डाइटिशियंस भी, उनको भी चाहिए कि इस तरह के पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से रिफ्रेन करें, और जो लोग उनको सुन रहे हैं काइंडली उनकी बातों पर ट्रस्ट ना करें, बिकॉज वो कहते हैं दिस डिपेंड्स फ्रॉम वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और लोग नहीं करते और लोग समझते हैं शायद मैं ही जिसने नहीं किया कि ये हमारे लिए ही है। तो इसलिए इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया से मिल रही होती है, तो सब इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं होती है, उसको फिल्टर आउट भी करना चाहिए, थोड़ी सी खुद भी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि आया ये हमारे लिए है भी है या नहीं है। तो हम बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद है। ईशल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जनाब, आज हम एक ऐसे रवैये के मुतालिक बात करेंगे जिसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक तरह से बीमारी भी है जिसमें इंसान को ये महसूस होता है कि उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई साजिश की जा रही है। ऐसा इंसान हमेशा ख़ुद को दुरुस्त समझता है और उसे यही लगता है कि लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं या मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश कर रहे होते हैं। अब ऐसे लोगों को ये यकीन हो जाता है कि जनाब दूसरे लोग हैं ना, उनको किसी ना किसी साजिशी सरगर्मी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके ख़यालात हैं, उनकी सोच होती है जो उनको ये बता रही होती है। तो आज हमने इसी के मुतालिक बात करनी है कि अगर ऐसे ये जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसमें मज़ीद क्या क्या नुकसान हो सकता है एक फ़र्द को, और ये होता किस वजह से है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये है क्या? इतना जो इसका टर्मिनोलॉजी इतनी ज़्यादा है, इतनी लंबी टर्मिनोलॉजी है क्या ये? बेसिकली इस आपको पता होगा कि बहुत अरसे से शक वाला एक एलिमेंट जो है ना, वो हम देखते रहे हैं, फलाने को फलाने पे शक हो गया, उसने ये किया, और उस शक की वजह से समटाइम्स रिलेशनशिप खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैरानोया है ये शक है। अच्छा। कि किसी भी चीज़ का शक है, कोई बंदा मुझे मारना चाहता है, कोई बंदा मेरे खिलाफ हुआ वो, ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये मुझे कामयाब नहीं देखना चाहते, ये मेरे इन्होंने मेरे खाने में जहर मिला दिया है। और वो यूजुअली उन लोगों के बारे में आपको शक होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं, जिनके बारे में यू मे नॉट बी हैविंग दिस, के ये कुछ कर भी सकते हैं या वो नहीं। जैसे वाइफ हो गई, आपके इन लॉज हो गए, आपका हस्बैंड हो गया, आपके बहन भाई, और वो जो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं, यूजुअली ये उनके बारे में जो है लोगों को ख्यालात आते हैं। सो पैरानोया जो है, ये इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक तो पैरानोया जो, यानी पैरानोया को मैं दोबारा से बता दूं कि ये शक है, डाउटफुल होना, ये शक होना है, यस। लेकिन वो हम बहुत ज़्यादा हम तो आम अपनी जिंदगी में भी एक दूसरे पे शक कर रहे होते हैं, लेकिन तो उसमें भी ये फॉल करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल फॉल करता है। जब आप अनड्यू किसी बंदे के ऊपर शक कर रहे होते हैं, मतलब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उसके ऊपर शक करने का, लेकिन बस आपको मुझे लग रहा है कि ये ना ऐसे हो रहा है, ये मेरे खिलाफ ये कर रहा है, मेरे खिलाफ वो कर रहा है, मुझे पता चला है कि इसने मेरे खिलाफ ये। सो वो चीज़ें जो है ना, विच कीप्स यू ऑल द टाइम सस्पिशियस, जैसे आपको लग रहा हो कि जी ये कुछ हो रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो है। और हाँ, आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा शक करते हैं, मगर उस शक की अगर तो एविडेंस है
अच्छा। देन फाइन। लेकिन पैरानोया में यूजुअली एविडेंस नहीं होता आपके पास, कोई सबूत नहीं होता आपके पास कि जी हाँ वाकई कोई बंदा आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, कोई बंदा आपको डिमीन करने की, आपकी शोहरत को, आपकी दौलत को, आपकी सक्सेस को जो खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। कोई बंदा आपको मारना चाहता है, आपको कोई एविडेंस नहीं है। बस दिस इज जस्ट अ थॉट, आपके दिमाग में एक चीज़ आई हुई है और आप उसको हर जगह और हर बंदे के ऊपर अप्लाई करें। और यूजुअली वो बहुत ज़्यादा करीबी लोगों के ऊपर जो है वो होता है। और या फिर जैसे बिजनेस में अगर आपको कोई है तो वो बिजनेस में जो लोग आपके राइवल्स हैं, जिनसे आपको लगता है कि ये लोग कभी खुश नहीं हो सकते आपसे, उनके बारे में आपको ये थॉट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। यस, ये साइकोलॉजिकली एक बीमारी जो है वो बिल्कुल उसको हम कहते हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि पैरानोया पर्सनैलिटी, अब मसला ये है कि जब पैरानोया पर्सनैलिटी होती है तो वो पैरानोया और शक जो है वो हर चीज़ में आपको नज़र आता है। मतलब बच्चे मेरे खिलाफ हैं, बीवी मेरे खिलाफ है, नौकर भी मुझे मार देना चाहते हैं, ये बिजनेस मेरा जो है इसके बारे में लोग मुझे देख के खुश नहीं होते हैं, इसने मेरे खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी, मेरे खाने में जहर मिल गई। इस तरह पैरानोया पर्सनैलिटी इस चीज़ के ऊपर जो है वो चलती है। नहीं तो इसका कोई पीछे कोई लिंक होता है किसी चीज़ से, कोई आपको ट्रिगर्स होते हैं, कोई आपको ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ होता है, ये होता किस वजह से? अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा कि ये दो तरह से, एक तो पैरानोइड पर्सनैलिटी है जो हर चीज़ और हर बात में आपको उसकी बिहेवियर में वो नजर आ रहा होगा, शक, हर चीज़ में डाउटफुल। अच्छा, और दूसरा एक जो है शिज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम जो है वो है जिसमें जो लोग हैं वो शक करना शुरू कर देते हैं कि लोग उनको मार देना चाहते हैं, लोग उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। वो शिज़ोफ्रेनिया बीमारी का एक हिस्सा जो है वो है। उस तरह से ये दो तरह से मैनिफेस्ट होता है। अब जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी तो आपकी बचपन से बन रही होती है, तो यू मे बी बॉर्न, आप शायद पैदाइश आपकी कुछ चीज़ों के साथ जो है वो होती है जिसमें, और उसमें ऑफ कोर्स आपके जेनेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपके घर में अगर ऑलरेडी कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको पैरानोया जैसी चीज़ें जो हैं वो हैं इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी हैं, आपके मामू हैं, खालाएँ हैं, अगर उनमें से किसी को पैरानोया है तो ऑफ कोर्स आपको भी होने के चांसेस जो हैं वो ज़रूर होते हैं। देन देयर कैन बी अ ट्रॉमा, जैसे आपकी चाइल्डहुड में अगर कोई ट्रॉमा इस तरह का आ गया, आपको बहुत ज़्यादा बंद और डार्क जगहों के ऊपर बंद कर दिया गया, या आपको ह्यूमिलेट बहुत ज़्यादा किया गया है, आपके ऊपर शक बहुत ज़्यादा किया गया है, आपको डिमीन किया जाता रहा है, तो इन दैट सिचुएशन इट ऑल्सो डेवलप्स। ये फिर भी उस तरह से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। मगर पैरानोया जो है एक ऐसी चीज़ है कि अगर तो ये नॉर्मल जैसे मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं कि किसी ने मोबाइल में अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में कोई चीज़ देख भी ली, किसी को चीट करते हुए देख लिया, विच इज़ एक्चुअली कि एक प्रूफ आपके पास आ रहा है कि ये ऐसी चीज़ है। मगर उसके बारे में भी यू रियली नीड टू बी केयरफुल कि मतलब वो जो आप मोबाइल में जो चीज़ें देख रहे हैं दैट मे नॉट बी दैट वे। वो हो सकता है वो उस तरह से ना जैसे आपको उस कम्युनिकेशन में, उस चैट में नज़र आ रही है, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ें और भी हो सकती हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता, लेकिन इट लीड्स टू वर्ड्स के शक हो गया। अब अगर बंदे ने मोबाइल भी पकड़ा, आपको लगा ये ना कुछ खराब हो गया। लेकिन डॉक्टर ताहिरा, अब तो मुझे लगता है कि हर किसी को ही शक की बीमारी है, तो हर कोई पैरानोया हो गए हुए? नहीं, हर कोई पैरानोया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना मुनीबा वो पैरानोया हैं। और वो पैरानोया जो समटाइम्स आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके हालात, वाक़यात, जो चीज़ें इधर उधर आपकी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, आपके सामने हो रही होती हैं, और ख़ास तौर पे जो पर्सनैलिटीज़ इनसिक्योर पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिनको अपने ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, अपना इमेज जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता अपनी नज़रों में, दूसरे उनको उतना अच्छा कहीं जो है वो रेट नहीं करते, दूसरों की नज़र में भी वो उतने अच्छे नहीं होते। जी। वो लोग यूजुअली पैरानोया का शिकार होते हैं। देन अगेन जब आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सनैलिटी के साथ होते हैं तो आप दूसरों पे शक कर करके उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अनदर वे कि आप अगले बंदे के अंदर कीड़े निकाले जाएंगे, उस पर शक करते जाएंगे, यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन दैट पर्सन ताकि वो कुछ कर ही ना सके और कोई और चीज़ जो है वो हो ना सके। सो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस और हालात और वाक़े और टाइम इस तरह के होते हैं जो इस चीज़ को बढ़ाते हैं। जिस तरह से कि आप देखो जो है नार्सिसिज्म एक और पर्सनैलिटी है हमारी। नार्सिसिज्म आजकल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें इस तरह की बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिसमें ग्लैमर है, जिसमें सेल्फ बहुत जो है वो फोकस्ड है, सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा, विच इज़ रियली गुड, मगर वो नेगेटिवली प्रमोट भी हो रहा है। सेल्फ लव है, अपना सेल्फ प्रेज बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। अच्छा, अब वो सिचुएशन इस तरह की कि इस वक्त नार्सिसिज्म
बहुत ऊपर जाते हुए आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से पैरानोया भी, क्योंकि इस वक्त हम लोग वी आर एट द वर्ज ऑफ सो मेनी थिंग्स के मतलब मोबाइल आपके पास पड़ा है, आपको नहीं पता आप कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया के साथ, आपकी किसी के साथ भी कोई बातचीत जो है वो हो सकती है, और उसी से रिलेटेड अगर कोई एक आध इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में रियल हो भी गया तो फिर आप उसके ट्रॉमा में इतने ज़्यादा हैं कि अब आने वाली हर चीज़ जो है वो आपको उसकी ही लगती है कि जी उसी लेंस से देखेंगे, उसी लेंस से अनटिल अनलेस वो बंदा जो आपके साथ है वो आपको बार बार श्योरिटी दे, बार बार वो आपको क्लैरिफिकेशंस दे, तो फिर आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। मगर ये क्लैरिफिकेशन आप कितनी दफ़ा देंगे? एग्जैक्टली मैं वही चीज़ करने लगी थी कि ये रिलेशनशिप्स को आपके खराब कर लेती है। और अगर एक बंदा ऐसे आप देखो मर्डर्स हो जाते हैं, हाँ मर्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारे मर्डर्स जो हैं वो शक की बुनियाद पे ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कि उनके पास एविडेंस हो या कोई ऐसी चीज हो। सो इसलिए शक जो है ये बीमारी है एक्चुअली। चाहे आप अगर आप रियल शक भी कर रहे हैं और अगर आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, मतलब जैसे मुझे याद है पिछले दिनों कुछ एक क्लाइंट की मुझे कॉल आई, तो उसने कहा कि जी मेरी वाइफ जो है ना वो शी इज चीटिंग ऑन मी। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास इस चीज़ का क्या, हाउ यू हैव ऑब्जर्व दिस, आपको कैसे पता चला कि वो चीट कर रही है आपके ऊपर? तो उसने कहा कि मैंने उसकी चैट देखी है। तो मैंने उसे कहा कि चैट तो बंदा समटाइम्स आपको कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता किसी के साथ आपकी क्या बात चल रही थी, और आपने सिर्फ वो एक चंद लफ्ज़ जो आपके सामने आए आपने उसको देख लिया, आपको लगा। फिर मैंने कहा अच्छा कुछ इसके अलावा कोई और चीज़ें आपने उसके अंदर देखी? तो उसने कहा कि येस ये चीज़ें मैंने देखी विच वर एविडेंस बेस्ड। अच्छा, वो एविडेंस बेस्ड थी। अच्छा, अब वो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा फाइन, हाँ ये चीज़ इसके बारे में आपको उसके मुझे कहता कि मैं क्या करूँ इसके बारे में? तो मैंने कहा यू शुड टॉक टू हर अबाउट इट के ये मैंने देखा है एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड एक्चुअली, ये क्या है एंड आई रियली वांट टू नो अबाउट इट, ये मुझे बॉदर कर रहा है। अगर तो आप पूछना चाहते हैं तो आप इसके बारे में पूछें, अदरवाइज़ आप वेट करें कि मे बी कोई ये एक इंसिडेंट है, ये वैसे ही होगा, इसको लेट गो भी कर सकते हैं। अगली दफ़ा जो अगर आपको दोबारा से सेम चीज़ आती है तो देन यू कैन टॉक अबाउट इट। अगर ये इतना आपको बॉदर कर रहा है कि नहीं आपसे अगला मूव ही नहीं हो रहा, आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर रहे, येस ऑफ कोर्स यू शुड टॉक अबाउट इट कि ये चीज़ हुई है, इसके बारे में मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, ये अब एविडेंस बेस्ड है। समटाइम्स जो है ना वो आप किसी बंदे को, लेट्स से आप कमरे में गए, उस बंदे ने अपना फ़ोन बंद कर दिया आपको देख के, आपको लगा ये तो मेरे खिलाफ बात कर रहा था, ये तो इसने मेरे खिलाफ कोई चीज़ जो है यकीनी तौर पे मेरे खिलाफ बात हो रही थी या मेरे बारे में बात हो रही थी, तो इसने फोन क्यों बंद किया? अब दिस इज कि आप कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर जो शक आ जाता है कि कोई ना कोई मेरी ये शक तब आएगा जब आपके अंदर पैरानोया ऑलरेडी है। और अगर आप पैरानोइड पर्सनैलिटी के साथ हो फिर तो ये शक 100% होगा, आप समझे कि आप डिस्ट्रॉय हैं। एग्जैक्टली कि मतलब ये तो है ही मेरे बारे में, वरना मेरे सामने फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? और वो फोन वैसे भी बंद हो सकता है कि आप अगला बंदा समझता हो कि यार अनकंफर्टेबल सा लगता है बंदा अगले बंदे के सामने बात करते हुए, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। यूजुअली जो शक वगैरह होते हैं ये आपको मार देने के ऊपर होते हैं, आपके ऊपर दुश्मनी के ऊपर होते हैं, आपको चीट करने के ऊपर होते हैं, आपके करैक्टर के ऊपर जो है लोग जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। इस तरह के शक जो होते हैं वो नॉर्मली आपको नज़र आते हैं, विच इज़ लाइक कि आपकी लाइफ को खराब है या आपको खतरा है बहुत और ये वो है कि ये ट्रीटेबल भी है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, ये डिसऑर्डर है। और ये इतने खतरनाक है मुनीबा कि मतलब आप देखो कि लोग कत्ल कर देते हैं इसके ऊपर, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप अक्सर ये जो हमें कत्ल नजर आते हैं ना अक्सर के वो आशना के साथ या फलाने आप कभी उनको प्रोब करो तो वो यही पीछे शक के एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, उनको चैलेंज मेंटली चैलेंज होंगे और उनको जो है बहुत सारी चीजें जो है वो उस तरह से नजर जो है वो एक्चुअली एविडेंस बेस्ड है वो नहीं होंगी। बस क्योंकि अब आपके जहन में शक आ गया, अब मैं जो मर्जी कहती रहूं आप उसको नहीं मानेंगे क्योंकि आप अपने लेंस से उसको देख रहे हैं। अब मैं प्रूफ दे दूं कुछ दे दूं नहीं होगा, अनटिल और अनलेस आप खुद उसको प्रोसेस करना शुरू करें। आप खुद उसके बारे में समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली हो क्या रहा था, क्या चीजें थी, तो फिर आप उसको जाके वेव ऑफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अदरवाइज दिस इज सो डेंजरस कि आप अगले बंदे को उसके घर पहुंचाएंगे, कोई ना कोई डैमेज करेंगे कुछ ना कुछ, या फिर आप खुद अपने आप को डैमेज करेंगे, जो कि बहुत कॉमन जो है वो चीज़ें ये चीज़ होती जा रही है। और इसको एड्रेस करना और इसके हवाले से अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस बीमारी से ख़ास तौर पर, और ये बीमारी भी नहीं है, इसको आप डिसऑर्डर कह सकते हैं जो कि रिवर्सेबल भी है और ट्रीटेबल भी है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है या आपके रिलेशनशिप्स ख़राब कर रही है या आपके पार्टनर के अंदर है, तो आप हेल्प सीख
कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाएगी। तो हम इस हवाले से बात कर रहे थे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हवाले से। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब, क्योंकि आज वीकेंड भी है और वीकेंड पे अभी हमने आपकी मुलाकात करानी है एक ऐसी शख्सियत के साथ। बहुत से सिंगर्स ने ना गाने के बाद अदाकारी की और उनमें से कुछ आज बहुत अच्छे मकाम पर मौजूद है। इसी तरह कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ ना सिंगिंग यानी कि गुलकारी के मुश्किल टास्क को ना सिर्फ चुना बल्कि अपने आप को मनवाया भी। और अगर आप खूबसूरत हों और बेहतरीन शख्सियत रखने वाले भी हों तो फिर तो जनाब क्या ही बात है, बात ही बन जाती है। तो आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बेशुमार ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट भी बिखेरी है और ख़ुद भी माशाल्लाह से वो हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ ही हमें हर दफ़ा नज़र आती हैं। एक बेहतरीन फ़नकारा हैं और अब ज़बरदस्त मल्टी टैलेंटेड गुलकारा बन चुकी हैं। एनी ताहिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जब उन्होंने गुलकारी का फ़ैसला किया था तो इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने रास्ता बनाया उनके लिए, रास्ता काटने की कोशिश की है। तो हमारे साथ एनी ताहिर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। एनी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक और शुक्रिया आप लोगों ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। पूरा आपने अटायर जो है ना वो पंजाबियों वाला किया हुआ है। भी देखिए, फोक को प्रमोट करना है ना तो उसका गेटअप बहुत जरूरी है। बेशक, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं है ना तो आपको कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल, अगर मैं आज जीन पहन के आ जाती तो आपने कहना ये कुछ वेस्टर्न और क्या ईस्टर्न को इकट्ठा कर रही है, लेकिन किसी दिन मैं करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। तो आज उन्होंने पूरा अपना अटायर ही वो रखा है। तो एनी के साथ मुनीर हुसैन साहब हैं जो कि हारमोनियम पर हैं और गोगा साहब हैं जो कि तबला नवाज हैं और वफादार अली साहब भी हैं। सजाद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सबको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। तो एनी, अदाकारी से गुलकारी तक का सफ़र जो है, जिस तरह मैंने बात की कि जब आप आ रही थी तो उस माहौल को अडॉप्ट करते हुए लोगों ने आपका रास्ता बनाया, रास्ता काटा। देखिए, कहते हैं रास्ता बनाने वाली खुदा की ज़ात होती है और जब आप अच्छी नीयत के साथ चलते हो ना तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं और लोग भी ऐसे मिलवाते हैं जो आपके लिए मददगार होते हैं। जैसे आप मेरी टीम देख सकती हैं, कभी भी सोचा भी नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी टीम मेरे साथ होगी और वो मेरे लिए इतनी मददगार होगी। तो कहते हैं इसीलिए अल्लाह ताला मेहरबान, तो सारा कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसे ये बहुत अच्छा प्लानर है, वो जो भी प्लान करता है आपके लिए वो अच्छा ही करता है। तो मेरे ख्याल से बातें कम होनी चाहिए, ज्यादा ना सुनना चाहिए। तो क्या सुनाएंगे सबसे पहले आप हमें? सबसे पहले जैसे कि हमेशा की तरह अच्छे कलाम से शुरू किया जाता है तो अल्लाह के नाम से ही ये कहते हैं ना, इस पे कहते हैं खुदा का करम। बेशक बेशक, क्योंकि इंसान की नीयत जब अच्छी होती है ना तो अल्लाह ताला बहुत बेहतरियां करता है। बेशक ऐसे ही है, फल लगाता है, फल लगाता है। और मैंने हमेशा लोगों से सुना है कि अल्लाह ताला ने आपको ये दिया, आपको ये अनायत फरमाई, तो ये तुम्हारी नीयत का सबर है या नीयत का फल है। तो मैं समझती हूँ कि वाकई इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी होगी या वाकई मेरे में कुछ ऐसी चीज होगी कि जो लोग ये कहते हैं। हाँ, तो एनी, क्या आपने एक्टिंग भी की, फिर सिंगिंग भी की, मुख्तलिफ चीज़ों को आपने एक्सप्लोर किया, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगा? कौन सी फील्ड ज़्यादा जिसमें आपका दिल किया कि अच्छा मैंने इसको ज़्यादा टाइम देना है? अच्छा, यकीन कीजिए कि अभी भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी मुख्तलिफ चैनल्स पे चल भी रहे हैं। जैसे अभी स्टैंड अप गर्ल आपने देखा होगा और मिस्टर एंड मिसेस शमीम भी देखा होगा। लेकिन जब मैं एक्टिंग के लिए जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अभी फिर न्यू हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ किया हुआ है और मैं इतने सालों से कर रही हूँ, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं हमेशा हर सेट के ऊपर उसी तरह घबराहट के साथ होती हूँ और मुझे लग रहा था मेरे पसीने छूट रहे होते हैं। तो मेरे लिए दोनों ही टास्क बहुत मुश्किल होते हैं। बहुत मुश्किल होते हैं। सिंगिंग जब कर रही होती है तो फिर आपका एक होता है कि मैं सिंगर हूँ, बिल्कुल, और जब अदाकारी कर रही होती है तो आपको होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अदाकारी कर रही हूँ। उस वक्त बिल्कुल मेरा सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं होता और उस वक्त मेरा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ये होता है कि यार 110% से ज्यादा देने की कोशिश करनी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आपके सामने बाज़ दफ़ा सुहेल अहमद साहब खड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा इरफान खुसर साहब होते हैं, अभी पिछले दिनों नुमान इजाज साहब थे, जावेद शेख साहब की मैं बेगम बनी हुई थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो फिर
फिर उनके लेवल पे काम करना, तो ये बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। बहुत tough। लेकिन दोनों को साथ साथ लेकर चलना टफ है या इजी मैनेज कर लेती हैं? अब तो है माशाल्लाह आप इतने सालों से काम कर रही है, डेकेड्स हो गया आपको काम करते, अब तो आ गया होगा मैनेज करना। हाँ आ तो गया है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ना कि काम दोनों ही बहुत मुश्किल है। अच्छा। गाना तो पहले ही कहता है गाना, और एक्टिंग जो है वो तो वहीं पे कैमरे के सामने जाके वैसे ही पसीने छूट जाते हैं। तो दोनों का आजकल मैनेज कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। तो नए कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रही हैं जो कि आने वाले हों? आजकल मैं ज़्यादातर फिल्मों की प्लेबैक सिंगिंग भी ठीक कर है। रही हूँ, और उसके साथ साथ फिल्मों में भी, क्योंकि 5 फिल्में मैं कर चुकी हूँ। अच्छा। अब इंशाल्लाह प्लेबैक सिंगिंग के साथ ही आएगा। वाह जी वाह। तो कुछ सुनाए फिर, गाना कलाम से तो हमने शुरू कर लिया तो बस अब अभी कोई हम आपको आज गाना फोक ही सुनाएं। सुनाना चाह रहे हैं। चलें आज हम जी। फोक ही सुनाएंगे। Done। बहुत एडवांस हो चुका है, हर चीज में बड़ी आसानी आ चुकी है। सिंगर बनना, सिंगिंग करना आज के दौर में आसान हो गया है या मुश्किल हो गया है? अच्छा, जो लोग समझते हैं ना कि ये आसान है, हाँ। वो ट्यूनर लगा लेंगे, या आजकल मशीनरी इतनी आ चुकी है कि वो सेट कर लेंगे, हाँ। लेकिन मेहनत हमेशा नजर आती है। कभी भी आप ट्यूनर भी लगा के देख लीजिए, जो नहीं सही गाते ना वो वहीं पे भी पकड़े जाते हैं। ऐसे ही है। तो अब जब मैं होस्टिंग कर रही होती हूँ किसी प्रोग्राम की, तो वहाँ पे कोई ऐसे सिंगरों को मैं बुला लेती हूँ, तो बिलीव मी मैं खुद भी थोड़ी सी ऐसी हो रही होती है कि अच्छा। यार क्या ये ट्यूनर लगाने के बावजूद इतना कुछ ये गलत कर रहे हैं, गड़बड़ हो रही है। तो मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत करनी चाहिए और काम सीख कर आना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम, चाहे एक्टिंग है, होस्टिंग है, बिल्कुल, कुछ भी है ना, है। आप सीख के आए, आपको अलिफ बे आनी चाहिए। उसके बाद ट्यूनर भी काम देते हैं, मशीनरी भी काम देती है, लेकिन सीखा होना जरूरी है। सीखा होना चाहिए। Yes। तो क्या हमारे जो देखने वाले हैं, ये जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, नहीं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? उनको भी सिर्फ यही कहूंगी कि ये हमारी जो फील्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे किसी की कोई टीसी खुशामद नहीं है। जितनी आप मेहनत करते हैं उतने ही आप नजर आते हैं। ऐसे ही है। तो वो लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं जी मेरे से बड़ा बॉस है, मैं उसकी टीसी करके आ गया, यहाँ पे ऐसा सिर्फ कुछ नहीं मेहनत होता। कीजिए। हाँ, यहाँ पे मेहनत का आपको फल मिलता है और कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई, आपसे मिलकर दोबारा से बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, आप ऐसे ही आप मुस्कुराती रहे और आगे बढ़ती रहे। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा फल लगाए, आपकी मेहनत का आपको ज़रूर सलाह मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।